चलिए भाई देखिए, आज आपका चैप्टर 4 है मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एक चार्ज है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या रिजल्ट, क्या आपका ऑब्जर्वेशन होगा, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाइए कंटेंट में, हमारा टॉपिक क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि ऑस्टेड ने ही बताया था कि अगर कोई भी वायर करंट कैरिंग है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड, अनसीन फील्ड डेवलप हो जाती है, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उसी मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। फिर उसकी दो चीज़ें होंगी, मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि वेक्टर होता है तो उसका डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दो अलग अलग तरीके हैं। बायोट सेवर्ट उसका मैग्नीट्यूड बताता है और मैक्सवेल उसका डायरेक्शन बताता है। मैक्सवेल ये जो आप राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं ना, वो मैक्सवेल लॉ है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए मैग्नेटिक फील्ड फॉर सम केसेस। बहुत सारे केस ऐसे होंगे जिसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना आना चाहिए। फिर एम्पियर सर्किटल लॉ है। एम्पियर सर्किटल लॉ जिस तरीके से गॉस लॉ आपने अप्लाई किया था किसी भी एक रेस्ट चार्ज के लिए, रेस्ट चार्ज आपका रेस्ट में था तो आप गॉस लॉ अप्लाई कर देते। ठीक है, उसी तरीके से एक कोई भी करंट कंडक्टिंग वायर है या कंडक्टर है, वो चाहे जितना हो, उसके चारों तरफ एक हम सरफेस बना लेंगे, एक कॉइल बना लेंगे। उसके बाद हम उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, हाँ मैग्नेटिक फील्ड ही आएगा, वो एम्पियर सर्किटल लॉ के ज़रिए से हम उसको निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अभी तक हम फील्ड पढ़ लिए, उसके बाद हम उस फील्ड की वजह से किसी भी दूसरे चार्ज पे फोर्स क्या लगेगा। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा था, उसमें दो चार्ज होता था ना, एक चार्ज पे तो कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। अगर एक चार्ज है तो आप उसको घुमाइए, टहलाइए, इधर उधर घुमाइए, उससे कोई मतलब नहीं उससे। अगर दो चार्ज जब तक नहीं रहेंगे तब तक आपका कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता। उसी तरीके से यहाँ पर भी है। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड, कोई करंट कैरिंग वायर है और उसके अंदर कोई चीज़, कोई दूसरा चार्ज या कोई कंपास या कोई अनदर करंट कैरिंग कंडक्टर आप लाते हैं, तब उस पर एक्सपीरियंस होगा एक फोर्स। ठीक है, वो कैसे हो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या करेंगे कि एक जो चार्ज होगा, जो मेन टॉपिक है इसका, जो आपका ये जिस नाम से इस चैप्टर है वो टॉपिक है। उसके बाद फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, वही मैंने बता दिया था कि भाई कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आपका किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तब उसकी वजह से क्या फोर्स लगेगा, है कि नहीं। रेस्ट वो मूव कर रहा है तब क्या होगा। फोर्स ऑन इंट्रैक्शन बिटवीन करंट कैरिंग वायर, दो अगर वायर करंट कैरिंग वायर है तो उसके बीच में फोर्स कैसे लगेगा, रिपल्शन लगेगा कि अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, कैसे, कब लगेगा, अगर अट्रैक्शन है तो क्यों लगेगा, रिपल्शन लगेगा तो क्यों लगेगा, क्या डायरेक्शन होगी, ये सब बताएंगे। करंट कैरिंग लूप, उसके बाद करंट कैरिंग लूप की वजह से जो फील्ड होगी या फोर्स होगी उसको हम पढ़ेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फिर पढ़ेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप जानते हो, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ना, वैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। और मैग्नेट हमेशा डाइपोल में ही होता है, तो उसको मतलब यूनिपोलर तो कंसीडर ही नहीं कर सकते, वो हमेशा डाइपोल सिस्टम ही है। एक मैग्नेट क्या है, डाइपोल सिस्टम है। ठीक है, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, उसके बाद थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे और गैल्वेनोमीटर को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, शंट वगैरह किस तरीके से लगाएंगे तो आपका एमीटर का रेंज बढ़ेगा या घटेगा, इसको सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हम ये बताएंगे कि भाई ये जो स्टेशनरी चार्ज होता है ना, अगर आप चार्ज रेस्ट में रखोगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड तो डेवलप नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। ठीक है, अगर आप चार्ज को रेस्ट में रखोगे तो उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। अगर चार्ज को आप मूव कराओगे, मूव कैसे कराओगे, ऐसे हाथ से पकड़ के तो कराओगे नहीं, उसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देना पड़ेगा, मतलब आपको वोल्टेज देना पड़ेगा, वोल्टेज ही उसको मूव कराएगा। इलेक्ट्रॉन आपके हाथ से नहीं मूव होगा, वो क्या होगा, एक स्पेशल टाइप का फोर्स होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या उसको वोल्टेज भी बोलते हैं। वोल्टेज डिफरेंस जब हम करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ठीक है, तो अगर हम चार्ज को रेस्ट में रहने देंगे, चार्ज अगर रेस्ट में रहेगा तो हमें ये पता चलता है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होती है। लेकिन चार्ज जब मूव करता है तो ऐसा देखा गया, इसको किसने देखा था, ऑर्स्टेड ने इसको देखा था। ऑर्स्टेड ने थोड़ा सा ऑर्स्टेड के बारे में बता देते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय ऑर्स्टेड इन 1820 में, बहुत पहले। देखो
पहले के लोग कितना मतलब वो स्मार्ट थे किस तरीके से, आज हम लोग कंसीडर नहीं, मतलब सोच नहीं सकते उन लोगों ने जो किया है। तो इस तरीके से अपने आप को हम लोग जो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड थिंकिंग के हैं, तो ऐसा नहीं है। थिंकिंग पहले भी अच्छी थी, पहले के लोगों की भी थी, उन लोगों ने सोचा और उनका ही दिया आजकल हम यूज़ कर रहे हैं और उसी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, रिसर्च करते जा रहे हैं। तो ऑस्टेन ने 1820 में दिया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसका ऑब्जर्वेशन था ये कि मान लीजिए एक आपका चार्ज है, करंट कंडक्टर है। तो इन्होंने ये देखा कि अगर कोई भी चार्ज, अगर इस चार्ज को हम यहाँ पर रख देंगे, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके चारों तरफ एक अनसीन मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। चार्ज अगर रेस्ट में रहेगा, अगर ये रेस्ट में रहेगा तो इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब ये अट्रैक्शन वगैरह इधर उधर नहीं जाएगा, ऐसे ही रहेगा। लेकिन जैसे ही इसको हम थोड़ा सा मूव करते हैं ना, तो इसमें एक फोर्स लगने लगता है, उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स M से डिनोट करेंगे। तो ऑस्टेन ने ये देखा भाई कि भाई ये किस वजह से हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा था कि वहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है उसकी वजह से वो फोर्स लग रहा है, इसीलिए उस फोर्स का नाम मैग्नेटिक फोर्स बोला गया। और इस प्रॉपर्टी को और इस रिज़ल्ट को मैग्नेटिक इफेक्ट बोला गया, ठीक है। तो ऑस्टेन ने ये देखा, बाकायदा उन्होंने बताया, और आज भी वो हम उसी के उसको पढ़ रहे हैं और उसी के हिसाब से हम अपनी आगे की लाइफ और आगे की रिसर्च चला रहे हैं, ठीक है। ऑस्टेन ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया, इसमें सारी चीज़ें लिखी हैं, इसको बारी बारी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ओके। ऑस्टेन ने ये दिया, देखो इसमें थोड़ा सा हमने ये बताया कि ऑस्टेन ने थोड़ा सा राइट हैंड थंब रूल मैंने लगा के बता दिया है। तो इसमें थंब रूल क्या है, मैक्सवेल ने दिया था बेटा, मैक्सवेल ने। तो अगर हम करंट कह रहे हैं, ये जो मान लो अंगूठा है ना, अंगूठा किस डायरेक्शन को दिखाएगा, करंट को। करंट अगर ऊपर फ्लो हो रही है तो ये जो उंगली घूमेगी ना, उंगली किसके डायरेक्शन में घूमेगी, मैग्नेटिक फील्ड के। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, देखो ऐसे, ये इस तरीके से, इधर देखो निकलता हुआ लग रहा है, इधर से ये निकलता हुआ लगे तो यहाँ डॉट लगाएंगे, और इधर से ये अंदर जाता हुआ लग रहा है, ये क्रॉस। तो अंदर जाते हुए को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, निकलते हुए को हम डॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर हम उल्टा कर दें, मान लीजिए हमारा करंट उल्टा हो जाएगा तो फील्ड भी उल्टी हो जाएगी, इधर क्रॉस हो जाएगा, इधर डॉट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और होती है इसमें, ऐसा नहीं है कि थंब हमेशा करंट के डायरेक्शन में होता है, कभी कभी क्या होता है कि इसमें केस उल्टा हो जाता है। ये आपका स्ट्रेट वायर नहीं रहता, वायर हो जाता कॉयल, आपका ऐसे वायर क्या बन जाता है, कॉयल। यहाँ बता दें, ऊपर बता देते हैं। जैसे आपका एक कॉयल है, इसमें करंट ऐसे फ्लो होने लगा, ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाओ, देखो हाथ से बनाओगे, राइट हैंड लोगे तो अपनी उंगलियां मतलब क्या करोगे, अब उंगलियों को आई के डायरेक्शन में घुमाओगे, उंगलियों को आई के डायरेक्शन में घुमाओगे तो आपका ये जो थंब है ना, थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, देखो इनवर्ड रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, इनवर्ड, ठीक है। आप इसको करके देख लेना। अगर आपका उंगलियां क्लॉकवाइज हैं राइट हैंड वाली, तो अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, ये इनवर्ड है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर दो केस हो गए, कभी अंगूठा करंट को बता रहा है, कभी अंगूठा क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो केस अलग अलग है। अगर स्ट्रेट वायर है तो आपका अंगूठा करंट को बताएगा, अगर आपका कॉयल है तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, ठीक है, सोलेनॉइड वगैरह होगा। तो अब इसको मैंने बता दिया मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बी, तो बी को फाइंड आउट करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको भी समझा गया, बाद में बताया कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के तरह नहीं होती है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हालांकि कॉन्सेप्ट वही है, वो भी फोर्स लाइन है, ये भी फोर्स लाइन है, वो भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती कभी, ये भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। लेकिन इसमें एक फ़र्क ये है कि ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं होता है, ये कभी जाके ख़त्म नहीं होता है, ये एक कॉयल बना लेता है। क्या बना लेता है? तो ये कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से ख़त्म हुआ ये इसको नहीं बता सकते आप। लेकिन ऐसा अपीयर होता है, अपीयर ये होता है कि अगर आप बार मैग्नेट लोगे या बार मैग्नेट का कोई इस तरीके से स्पेसिमेन बनाओगे तो उससे ऐसा लगेगा कि जो नॉर्थ साइड से ना, नॉर्थ पोल से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हुई लगेगी और साउथ पोल से अंदर आती हुई लगेगी। तो इस तरीके से मैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से घिरा हुआ होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेट के जो कोने पे होता है, जो जहाँ पर NS और वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। ये देखो, ये यहाँ पर देखो, ये डेंसिटी बहुत ज़्यादा है,
तो यहाँ पर फील्ड का डेंसिटी ज़्यादा है तो फील्ड की वैल्यू भी जाती है, और आपका ज़्यादातर जो अगर इसको आयरन कुछ टुकड़े आयरन के इस पर चिपकाओगे ना तो यहाँ ज़्यादा चिपकेगा, यहाँ ज़्यादा चिपकेगा, ठीक है, यहाँ ज़्यादा चिपकेगा, कोने पे ज़्यादा चिपकेगा, यहाँ कम चिपकेगा, यहाँ बीच में, यहाँ ज़्यादा चिपकेगा इस कोने पे। तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी मैंने बता दिया भाई, ये हमेशा सस्पेंड अगर ऐसे करोगे, हैंग करोगे एयर में, तो ये हमेशा नॉर्थ साइड में रुकेगा, नॉर्थ पोल की तरफ, जैसे नॉर्थ की तरफ को नॉर्थ पोल बोलते हैं और साउथ की तरफ जो होगा उसको साउथ पोल बोलते हैं। ये कभी एक दूसरे काटेंगे नहीं, कभी एक दूसरे टर्मिनेट नहीं होते हैं, वो मतलब बाद में ये कॉइल बना के साउथ पोल से आके मिलता हुआ लगता है, ठीक है। इस तरीके से देखो, इसको आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। ये वाला एक स्ट्रेट वायर है और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका पैटर्न बनाना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर करंट आपका नीचे डायरेक्शन में है, तो अगर आप अपना अंगूठा नीचे, राइट हैंड लेना हमेशा, लेफ्ट हैंड मत ले लेना। राइट हैंड जब आप अंगूठा रखोगे तो ये आपकी उंगली क्या हो रही है, अंदर, इधर इन साइड जाएगी और इधर आउट साइड होगी, ठीक है। इस तरीके से आ जाओ। इसका तो डायरेक्शन तो पता चल गया, मैक्सवेल ने बताया। किसने बताया? राइट हैंड थंब रूल किसने बताया भाई? मैक्सवेल ने बताया। लिख लेना कहीं पर, मैक्सवेल। डायरेक्शन किसने बताया? फील्ड का डायरेक्शन लिख लो। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, फील्ड की डायरेक्शन किसने बताया बेटा? डायरेक्शन बताया मैक्सवेल ने, राइट हैंड थंब रूल। इसको मैक्सवेल लॉ भी बोलते हैं, मैक्सवेल ने बताया था, ठीक है। और मैग्नीट्यूड किसने बताया था? मैग्नीट्यूड बताया था बेटा, मैग्नीट्यूड बताया था बायोट-सेवर्ट लॉ, बायोट-सेवर्ट, ठीक है, इन्होंने बताया था। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड किसी भी वायर का और किसी भी शेप का बता दिया था, बस इन्होंने छोटे से एलिमेंट्री पार्ट, छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट है उसके लिए बताया था कि उसके वजह से एक फिक्स डिस्टेंस r पे, और मान लो वो एंगल थीटा बना रहा है। यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, परपेंडिकुलर लाइन हमेशा लिया जाता है बेटा, तो याद रखना इसे। ये जो परपेंडिकुलर लाइन ए, तो कोई भी वायर है उसके किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पी पर किसी भी छोटे से एलिमेंट्री पार्ट dl की वजह से, यहाँ पर देखो छोटा सा पार्ट है और वो जो पॉइंट है वो थीटा 90 माइनस थीटा बना रहा है, सॉरी 90 माइनस थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ से इसका एंगल ले लेते हैं, ये मैथमेटिकल रूल है आसान बनाने के लिए, ठीक है, ऐसे लिया है। नहीं तो थीटा इसको भी ले सकते हो, लेकिन एक मैथमेटिकल वो टर्म है इसलिए इसको हम ऐसे लेते हैं। उसके बाद हालांकि थीटा लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आएगा वही, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, बायोट-सेवर्ट ने ये बताया कि भाई ये छोटा सा जो एलिमेंट्री पार्ट dl है ना, dl क्या है? वेरी वेरी स्मॉल, क्या है? एलिमेंट्री पार्ट है, एलिमेंट्री स्मॉल पार्ट, एलिमेंट्री को ही स्मॉल बोलते हैं, या इसको इन्फिनिटेसिमली स्मॉल भी बोलते हैं, ठीक है। तो dl की वजह से p पॉइंट पे आपका फील्ड क्या होगा, उन्होंने बताया कि ये जो फील्ड होगा छोटा सा फील्ड होगा, छोटे से लेंथ की वजह से छोटा सा फील्ड db होगा। अब dB होगा बेटा, dB छोटा सा होगा तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड का बता रहे हैं। ये जो dB होगा ना, I के प्रोपोर्शनल होगा, ये वेक्टर ही है, समझो, ठीक, वेक्टर ले लो, मैग्नीट्यूड तो बाद में भी ले लेंगे, कोई दिक्कत। तो ये आपका dB होगा, I के प्रोपोर्शनल होगा, dB L साइन थीटा। ये जो तुम्हारा L है ना, ये जो L है यहाँ से यहाँ तक, तो L साइन थीटा के बराबर होगा, L साइन थीटा, ठीक है, L साइन थीटा, L साइन थीटा। यहाँ पर ये L साइन थीटा क्या है? ये भी एक डायरेक्शनल लेंथ है, ये वेक्टर लेंथ है। L साइन थीटा क्या है बेटा? L अगर हम इसको ले लेंगे ना तो ये L साइन थीटा होता है, डायरेक्शनल लेंथ है ना, इसलिए हमें L लेना पड़ा। अच्छा, अब आ जाइए यहाँ पर, R और L दोनों यहाँ पर वेक्टर है, इसलिए इसको दोनों को वेक्टर ले, R भी वेक्टर होता है, ठीक है। R का वेक्टर निकालेंगे तो अगर हम इसको तो इस तरीके से लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम बायोट-सेवर्ट ने बोला कि भाई ये जो तुम्हारा छोटा सा dB है ना, वो I के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना ज़्यादा I रहेगा उसमें वायर में उतना ज़्यादा B डेवलप होगा। L साइन थीटा है, जितना आपका लेंथ बड़ा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? B होगा। 1/r², जितना दूर होगा उतना कम होगा, ठीक है, जितना दूर होगा पॉइंट वो छोटे से पार्ट के लिए उतना क्या होगा?
कम होगा। अब हम इसको क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, तो आपका ये प्रोपोर्शनलिटी आ जाता है आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक आपका क्या आ जाता है कांस्टेंट के डैश आपका म्यू नॉट 4 पाई होता है, इसकी वैल्यू 10⁻⁷ टेस्ला हो, टेस्ला नहीं टेस्ला तो नहीं होगा, इसका जो वो होगा ना के डैश का जो वो यूनिट होगा वो आप निकाल सकते हैं भाई। आपका बी का टेस्ला होता है और यहाँ आर स्क्वायर होगा और आई मतलब थोड़ा सा उसको निकालना पड़ेगा, एम्पियर वगैरह में आएगा, इन्वर्स एम्पियर में, ठीक है, तो निकालेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। तो अब ये डीबी क्या करेंगे, जब इक्वेट करेंगे तो के डैश हो जाएगा डी एल साइन थीटा आर हो जाएगा, आर और आई अगर हम अलग कर दें, क्योंकि आई हमारा तो वेक्टर क्वांटिटी होता नहीं, आर और डी एल होता है हमारा। तो डी एल क्योंकि क्या है भाई, डी एल साइन थीटा को हम वेक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे, इन दोनों को हम क्या कर देंगे वेक्टर के फॉर्म में। अभी हमने बताया था ना डी एल, ये जो वेक्टर है वो डी एल साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, मान लीजिए ये है ना, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर हम, ये जो हमारा वैल्यू आ गया लास्ट में, ये आपका वेक्टर फॉर्म है, क्या है वेक्टर फॉर्म आर एल साइन थीटा। अब जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आर और डी एल पे डिपेंड करेगा। आर कितना दूर है, देखो हमेशा याद रखना, आर इतना दूर है और डी एल जो है ना वो आपका एक ही प्लेन में लिया जा रहा है, डी एल और आर एक ही प्लेन में लिया जा रहा है, उनके बीच में एंगल आपका 90 - या थीटा है। तो अगर आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा भी क्या होगा, इन दोनों के पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। मान लीजिए आपका ये है और ये है, ये आपका डी एल है और ये आपका आर है, तो आर को डी एल के डायरेक्शन में इस तरीके से करोगे तो हमेशा फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड। यहाँ क्या होगा, आउटवर्ड, मतलब इस तरीके, ठीक। अगर उल्टा करोगे तो आपका इनवर्ड हो जाएगा वहाँ पर। ये मैंने दिखाया आउटवर्ड और इनवर्ड किस तरीके से होगा। डी एल और आर, देखो डी एल को आर की तरफ मोड़ोगे तो देखो अंगूठा क्या बता रहा है, बाहर की तरफ, डी एल को आर की तरफ मोड़ो, और आर को डी एल की तरफ मोड़ोगे आर को तो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो वो तो मतलब आपका फील्ड जो ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगा, ये जो छोटा सा स्मॉल पॉइंट है ना उसके परपेंडिकुलर ही रहेगा, याद रखना इसको। फील्ड जो होगा वो जो छोटा सा लेंथ है ना डी एल, उसके परपेंडिकुलर ही होगा वेक्टर रूल से, ठीक है। अगर उसके बीच में कोई थीटा है तो डी एल साइन थीटा लिख देंगे, बस काम कर। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वेरियस सिस्टम। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये तो हम छोटे से पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए, इसी की हेल्प से हम किसी भी सिस्टम में कोई भी वायर अगर बहुत लेंदी है, कॉइल है और आपका सोलेनॉइड है या और कोई भी शेप बना रहा है, तो उसकी इसी के हेल्प से हम सारे शेप का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो देख लेते हैं कि जिस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाए थे उसमें कई सिस्टम थे, पॉइंट चार्ज था, मल्टीपल चार्ज था, डाइपोल सिस्टम था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था, रिंग सिस्टम था, बहुत सारे सिस्टम थे ना। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए भी कई सिस्टम का हम वो करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो एक सिस्टम हमारे पढ़ने के लिए आएगा कि एक लॉन्ग वायर की वजह से हमारा फील्ड उसके किसी भी पॉइंट पोजीशन पे, लॉन्ग वायर है आपका और उसके अगल बगल किसी भी पोजीशन पे अगर फील्ड निकालना हो तो क्या करेंगे। दूसरा सर्कुलर कॉइल है, उसके सेंटर पे या उसके एक्सिस पे आप फील्ड निकालोगे तो क्या होगा। तीसरा एक्सियल पोजीशन ऑफ करंट कैरिंग लूप, हाँ वही मतलब अभी मैंने जो बताया अगर सर्कुलर लूप है तो उसके एक्सियल पोजीशन पे आपका फील्ड क्या होगा। सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर फील्ड क्या होगा, बाहर फील्ड क्या होगा। टोरॉइड है, टोरॉइड आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए हम थोड़ा सा देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसमें ये जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं इसमें आपको सिर्फ ओवरव्यू समरी टाइप दिया जा रहा है, इसमें डिटेल में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके या यू कैन से इसमें जो आपका डेरिवेशन है ना, डेरिवेशन आपको नहीं बताया गया डिटेल में। अगर आपको किसी पॉइंट का डेरिवेशन चाहिए तो आप उसको कमेंट्स करके बताएंगे तो वो बना दिया जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, किसी भी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए आपको बायोट-सेवर्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो बायोट-सेवर्ट ये कहते हैं कि आपका ये जो छोटा सा फील्ड है ना, ये छोटा सा फील्ड है, छोटे से
लेंथ के लिए dy, मान लो ये आपका dy है छोटा सा लेंथ के, ये आपका जो AB वायर है, AB वायर पे एक छोटा सा पार्ट है dy, वही एलिमेंट्री पार्ट है। dy क्या है? एलिमेंट्री पार्ट है। dy क्या है? एलिमेंट्री पार्ट। अब एलिमेंट्री पार्ट की वजह से आपका P पॉइंट पे एक फील्ड निकलेगा, वो DE होगा, dB, और dB वो बहुत छोटा होगा। और उस छोटे से फील्ड को जब हम वो करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो पूरे लेंथ के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो छोटा सा फील्ड है ना, देखो ये साइन थीटा है और ये साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा जब यहाँ रखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा हो जाता है। और कॉस थीटा के हेल्प से जब ये सब हम निकालेंगे, dy वगैरह आएगा ना, तो dy आपका जब y इक्वल टू, आप लिख सकते हो बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। y इक्वल टू क्या होगा? y इक्वल टू होगा आपका जैसे मान लीजिए आपने ये a मान लिया है या r माना, जो भी आपने माना है, तो आपका देखो इसमें हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, डेरिवेशन बहुत लंबा चौड़ा होता है। डेरिवेशन अगर आपको चाहिए तो आप बताइएगा। तो इसमें जब कॉस थीटा वगैरह लिखोगे, उसकी वैल्यू लिखोगे, तो फाइनल आंसर आपका इंटीग्रेशन करने के बाद ये आ जाएगा। तो इसमें देखो ये जो एंड है, ये तुम्हारा ये जो a है और b है, तो a की तरफ ऐसे मुड़ोगे, देखो a की तरफ आप ऐसे इधर जाओगे और एंगुलर, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे? आप लिमिट लगा दो φ1 से φ2, और φ1 यहाँ पर क्या है? φ1 अगर पॉजिटिव लोगे तो φ2 आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। तो जब निगेटिव लोगे तो यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा, किसी भी वायर, कोई भी एक फिनाइट वायर है, ये फिनाइट वायर के लिए, इनफिनाइट के लिए नहीं, फिनाइट वायर के लिए, जिसका किसी भी पॉइंट पे एंगल बन रहा है φ1 φ2, तो उसकी वजह से P पॉइंट पे आपका B आ जाएगा, P पॉइंट पे। ठीक है, P पॉइंट पे आपका फील्ड आ जाएगा। उसके बाद आ जाइए, इसमें केस बहुत सारे हैं, केस पढ़ना है। देखो सबसे पहले केस इसमें ये होगा कि मान लीजिए आप वायर पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, और आपका वायर के सीधे में एकदम मतलब उसके एक्सियल पोजीशन पे फील्ड क्या होगा? तो एक्सियल पोजीशन पे आपका φ1 और φ2 दोनों क्या होंगे? ज़ीरो होंगे, मतलब उसी अलाइन है ना, उसी लाइन में है। तो φ1 φ2 ज़ीरो हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? b की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर c और d पे दोनों पे क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ केस टू में हमने क्या दिखाया है कि भाई आपका लॉन्ग वायर है। लॉन्ग वायर है तो जैसे मान लीजिए हमें यहाँ निकालना है, हमें यहाँ मान लो निकालना है, तो यहाँ थीटा यहाँ लेंगे, पहले यहाँ लेंगे। देखो थीटा बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से अगर ये इन्फिनाइट होगा तो थीटा बढ़ता जाएगा। ये आपका जो लाइन है ना, ये आपका ये जो φ1 है ना, वो 90 तक जाएगा। भाई ये बहुत दूर तक है ना, बहुत दूर तक है, नीचे भी ऐसे दूर तक। इन्फिनाइट का कोई वो नहीं है, और शोर नहीं है। तो φ1 φ2 क्या हो जाएगा? 90 होगा। φ1 φ2 90, 10 to 90 होगा। ये 10 to 90 होगा, ना कि एग्जैक्ट इक्वल होगा। ये मतलब φ1 होगा बेटा 10 to 90 और φ2 भी 10 to 90 होगा। 10 to, इसको बोलते हैं टेंस टू 90 होगा। इसका मतलब ये अप्रॉक्स आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 1 और ये 2 हो जाएगा। हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगा P पॉइंट पे। यहाँ से ये दूरी है मान लो A, तो यहाँ पर P पॉइंट पे आपका ये हो जाएगा P। ठीक है, ये P पॉइंट पे आ जाएगा। उसके बाद हाफ इन्फिनाइट है, एक तरफ इन्फिनाइट है, दूसरे तरफ आप उसी एंड पे खड़े हैं। मान लीजिए ये A है, ये B है। A पे आपका इन्फिनाइट, A पे इन्फिनाइट है, φ1 आपका 90 है और φ2 आपका 0 हो जाएगा। तो आपका P आ जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। जो पूरा डबल इन्फिनाइट था उसी का आधा हो जाएगा, हाफ इन्फिनाइट। ठीक है, उसके बाद आ जाओ भाई, अब आ जाओ दूसरा सिस्टम है। अभी तो आपने एक सिस्टम का पढ़ लिया लॉन्ग वायर की वजह से। ठीक है, अब दूसरा सिस्टम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉयल। अगर आपका एक सर्कुलर कॉयल है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस तरीके से, मान लीजिए ये करंट होगा, इसमें चार्ज नहीं होगा, इसमें इस तरीके से करंट फ्लो। तो छोटा सा मतलब पार्ट वैसे लेंगे, डीएल यहाँ पर भी लेंगे। यहाँ पर आपको चाहिए क्या? यहाँ मान लीजिए डिस्टेंस R है, तो यहाँ पर आपको फील्ड निकालना B। तो आपको देखो यहाँ पर ये DL हमेशा B के क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसलिए आपका DL और ये साइन थीटा ना, DL हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा ना भाई। ये जो L है, ये जो DL है, ये हमेशा R के क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसलिए DL साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री हम जब रखेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, IDL हो जाएगा। इस तरीके से जब हम निकालेंगे इसको पूरा,
पूरा फार्मूला लगाएंगे तो हमारा इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे भाई, ये पूरा आपका जो वायर है, वायर 2πr है, पूरा dl का इंटीग्रेशन करेंगे। dl इक्वल टू क्या होगा, ये पूरा सरकमफ्रेंस, अगर dl को हम इंटीग्रेशन करेंगे ये क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस के बराबर। सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr के बराबर, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो हम जब 2πr वगैरह रखे, हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। तो किसी भी फुल साइकिल के लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। ये फुल साइकिल है, क्या है, फुल साइकिल, यहाँ लिख लो। फुल साइकिल के लिए आपका हो गया। अब आ जाओ हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, हाफ साइकिल के लिए हो जाएगा बेटा, हाफ साइकिल के लिए इसी का आधा हो जाएगा, मतलब ये आपका जो 2 है ना वो 1 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी मैग्नेट, किसी भी आर्क के लिए इन्होंने निकाला है, हमने तो फुल साइकिल, हाफ साइकिल के लिए नहीं बताया, फुल साइकिल के लिए बताया। किसी भी आर्क के लिए, मान लीजिए आपका ये आर्क है, तो उसके किसी भी सेंटर पॉइंट पे आपका मान लीजिए यहाँ से डिस्टेंस r है, तो इस तरीके से आपको निकालना। तो ये आपके बीच में इसका एंगल थीटा है। तो आपका क्या होगा, ये जो तुम्हारा ऊपर है ना, किसी भी वायर की वजह से जो फील्ड था वो निकाल लेंगे और उसमें थीटा रख देंगे। क्या रख देंगे, थीटा। तो ये आपका आ जाएगा फुल, किसी भी वायर के लिए, किसी भी वायर के लिए आपका यहाँ पर P पॉइंट पे आपको B कितना होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अगर आपका एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है लेकिन उसको सेंटर पे नहीं, उसके किसी भी एक्सियल पोजीशन पे, कहीं पर किसी भी पॉइंट पे, मान लो P पॉइंट पे आपको B निकालना है, तो इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है कि अगर ये थीटा होगा तो ये बेटा थीटा होगा, और थीटा जब आप वो करेंगे आप तो ये dB sin थीटा होगा। देखो इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा, यहाँ ये समझना होगा कि ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं है लीनियर। यहाँ पर क्या होता है, ये जो प्लेन है ना, प्लेन के ये ऐसे बाहर निकल रहा है, ऐसे बाहर। तो ये जो d sin थीटा दिखाया गया है ना, d sin थीटा एक्चुअल वो इसका मैग्नेटिक फील्ड ना इस तरीके से नहीं होगा जैसे इसमें मतलब प्लेन में दिख रहा है। ये 3D है, तो 3D में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे ऊपर, अंदर या बाहर होगा, अंदर या बाहर होगा। तो उसके बीच में जो एंगल बनेगा ना वो थीटा है, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये जो थीटा है उसके बीच में B और उसके बीच में बन रहा है, DB और उसके बीच में, ठीक है। तब जब उसका हम निकालेंगे तो आपका ये साइन थीटा आएगा इस तरीके से, ये थीटा ये आ जाएगा, ठीक है। ये थीटा इस तरीके से दिखाया जाएगा, मतलब ये यहाँ से बनता हुआ लगेगा, यहाँ से ये थीटा और ये थीटा बराबर हो जाएगा। उस तरीके से जब निकालेंगे तो हमारा dB cos थीटा dB sin थीटा आएगा, और dB sin थीटा हमारा जुड़ेगा और dB cos थीटा कट जाएगा। dB sin थीटा को इंटीग्रेशन करेंगे, dB, ये देखो सारी चीज़ें लिख दी गई हैं। dB sin थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे r के रेस्पेक्ट में, dl के रेस्पेक्ट में, हमारा ये आ जाएगा फाइनल वैल्यू, हमारा dB यहाँ पर आ गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था इसी फील्ड में। अब जब मैग्नेटिक फील्ड बोथ साइड में क्या होगा, बोथ साइड में सेम रहेगा। जैसे जैसे आपका एक्सियल पॉइंट मान लीजिए इधर आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो दोनों पे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। बस डायरेक्शन उनकी, मतलब डायरेक्शन क्या अलग अलग है, लेकिन आपका फील्ड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इक्वल पॉइंट पे इक्वल रहेगा, जैसे यहाँ पर और इसी के साइड में आपका फील्ड क्या होगा, सेम होगा। ज़ीरो कभी नहीं होगा, ज़ीरो कभी नहीं होता। फील्ड क्या होगा, ज़ीरो कभी नहीं होगा बेटा, ठीक है। कुछ ना कुछ तो फील्ड रहेंगे। हाँ, अब जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे फील्ड क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और आपका जो मतलब यहाँ पर आ जाओगे एकदम सेंटर पे आओगे तो मैक्सिमम फील्ड आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। देखो इसमें ग्राफ दिखाया है। अब आ जाइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड के केस में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। सोलेनॉइड है, इसको हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया। देखो ये जो प्लस है, मतलब यहाँ पर करंट अंदर की तरफ जा रहा है और ये करंट बाहर आ रहा है। इस तरीके से मतलब वायर होता है ना, तो वायर इस तरीके से करंट अंदर और बाहर, एक जगह से अंदर जा रही है फिर यहाँ से बाहर आ रहा है, ऐसे ऐसे करंट दिखाया गया। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा पार्ट, ये dy इन्होंने काटा है। हालांकि मैंने समझाया अलग से है, dl ही मैंने माना है। dy इसमें फिगर में दे दिया गया है, फिगर कहीं से मैंने उठाया है, इसलिए मतलब इस तरीके से है। ऐसे dl और dx मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। dy भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। dx माना है हमने, dx क्या माना है, dx, dy की जगह dx माना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो जो एक वायर की वजह से जो फील्ड होगा वो क्या होगा, अभी हमने जो बताया था सर्कुलर कॉइल की वजह से, वो हमने बता दिया था, ठीक है।
अभी अभी आया था ना एक्सियल पॉइंट पे, किसी भी एक वायर की वजह से यहाँ पर ये आपका आ गया ये वाला। अब इसी की वजह से जो आपका आएगा कई जो कॉयल है ना, सोलेनॉइड में कितने कॉयल हैं, n, नंबर ऑफ n, तो पूरे की वजह से क्या हो जाएगी, ये फील्ड हो जाएगी, पूरे की वजह से फील्ड हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा इसमें से n की जगह हम रख देंगे, n क्या होता है, n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉयल्स। तो टोटल नंबर ऑफ कॉयल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉयल्स पर यूनिट लेंथ इंटू dx, क्योंकि ये छोटे से वायर, छोटा सा हमने माना ना, छोटा सा पार्ट माना, dy यहाँ दिया है, लेकिन हमने इसको dx लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको dx लिख लो। और ये कहाँ से, x दूरी पे, ठीक है, y नहीं x मान लो। तो इसको जब छोटे से जो आपने पार्ट माना है ना, उस पर कितने नंबर ऑफ करंट कॉयल होंगे वो आपने ये लिख लिया, कि नंबर ऑफ पर यूनिट लेंथ इंटू dx, ये आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ करंट इन dx पार्ट, छोटा सा पार्ट है dx। इसमें कितने नंबर ऑफ कॉयल होंगे वो आपको इससे निकल जाएगा। उसके बाद x r tan थीटा आएगा, और x को आप डिफ्रेंशिएट करोगे, dx इक्वल टू r सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये सब करने के बाद जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, देखो इसको हमने बहुत डिटेल में समझ लीजिए बता तो दिया है, लेकिन वैसे मैं नहीं बता रहा हूँ, इसको देख लो सारी चीज़ें। जब वैल्यू रखेंगे ना तो हमारा आएगा फाइनल आंसर ये। तो किसी भी सोलेनॉइड की वजह से, किसी भी सोलेनॉइड, फिनाइट है ये, देखो फिनाइट सोलेनॉइड है, इनफिनाइट सोलेनॉइड नहीं है, लॉन्ग सोलेनॉइड नहीं, फिनाइट सोलेनॉइड है। तो उसके लिए ये फार्मूला होगा जैसे वायर के लिए निकाला था। उसके बाद थोड़ा सा हम केस अलग अलग करेंगे। इनफिनाइट सोलेनॉइड होगा तो दोनों तरफ आपका क्या होगा, θ1 और θ2 90-90 होगा। तो आपका ये फाइनल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, यूजली आस्क, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए हमेशा आपको यही लगाना पड़ेगा, ये फार्मूला याद रखना, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका अलग अलग केस, अगर एक एंड पे निकाल रहे हो तो एक एंड 0 हो जाएगा, फिर वो दूसरा वाला एंड 90 रहेगा, तो इसकी वजह से ये होगा। तो आप बहुत आसानी से सारे केसेस सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एम्पियर सर्किट लॉ बताएंगे। आज हमने मैग्नेटिक फील्ड को बता दिया, ठीक है। एम्पियर सर्किट लॉ कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, वो हम बताएंगे आपको। ओके, थैंक यू।